हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिल्पी अग्रवाल। तो बेटा आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स उसी के कुछ रिमेनिंग टॉपिक जो हमारे पार्ट में कुछ रह गए थे, उन रिमेनिंग टॉपिक को आज की वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। तो पहला है आपका इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। तो दैट्स मीन जो फिक्स्ड असेट्स लाइक सपोज कीजिए कि मैंने एक मशीन खरीदी। ईयर के स्टार्टिंग में जो मेरी मशीन का बैलेंस था वो 1 लाख था। नाउ ईयर पूरी एंड हो गई, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मैंने 50,000 की एक मशीन और परचेज की। तो नाउ ईयर के लास्ट में जो मेरा बैलेंस है वो 1,50,000 का है। तो यहाँ पर एडिशन कितने का हुआ, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो यहाँ पे एडिशन कितने का हुआ कैपिटल स्टॉक में, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए 1 बाय 1 देखते हैं। पहला आ गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपको फिक्स्ड असेट्स सबको मालूम है, ठीक है। फिक्स्ड असेट्स पे आपको भी मालूम है कि डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है। नाउ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेज फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आपको अलाउंसेज नहीं करना है डेप्रिसिएशन के लिए। इट कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। तो यहाँ पे कैपिटल स्टॉक में जो आपका आएगा वो फिक्स्ड असेट्स आ जाएंगी एंड अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। आप जानते हैं, ठीक है। अब आ गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, मान लीजिए फॉर्मूले में आपको नेट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो आप क्या काम करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे, देन आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं नेट इन्वेस्टमेंट पर। देखो बेटा नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, यानी जो एक्चुअल में एडिशन हुआ है कैपिटल स्टॉक में। क्यों? क्योंकि वहां पर डेप्रिसिएशन अप्लाई हुआ है, ठीक है। हमने डेप्रिसिएशन को वहां पर माइनस नहीं किया था, लेकिन एवरी ईयर आपको पता है फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन को अप्लाई करना होता है। देखो फॉर नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट गिवन है और नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो आप क्या काम करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है बेटा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो डेप्रिसिएशन वर्ड कम लिखा हुआ मिलेगा हमें अपने क्वेश्चंस में, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा। देखिए डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, fall in the value of fixed assets due to 3 reasons: normal wear and tear, passage of time and expected obsolescence। तो यहाँ पर फॉल हो रहा है किसी भी असेट्स की वैल्यू में ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। नाउ देखो डेप्रिसिएशन के बेटा कुछ अदर्स नेम और होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, नाउ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट of fixed capital and capital consumption allowances. So these are all names of depreciation. Now depreciation को के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, provision for depreciation. So depreciation provision is made for replacement of the fixed assets, that is it to because as it is expected loss। बेटा जो डेप्रिसिएशन होता है वो आपका एक्सपेक्टेड लॉस होता है। हमें पता होता है कि हमारी असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होना ही होना है, तो इसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। एंड प्रोविजन इज मेंटेन थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। और प्रोविजन को मेंटेन कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड यूज करते हैं, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जितने की मशीन थी हमारी, सपोज कीजिए कि 1 लाख की मशीन थी और हमारी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है उसकी नियर अबाउट 10 ईयर्स है, तो 1 लाख को डिवाइड कर दीजिए आप 10 से, यानी आपका 1 लाख से डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आपका आ जाएगा 10,000, यानी आप एवरी ईयर 10,000 रुपीज अलग रख सकते हैं
फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब आपकी असेट्स पुरानी हो जाएगी देन आपके पास वो फंड अवेलेबल होगा न्यू असेट्स को परचेज करने के लिए। तो इससे आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अभी मैंने आपको 3 रीजंस बताए थे, दैट इज नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो यहाँ पर पहला आ जाता है नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब होता है भाई मैं डेली किसी चीज को यूज करूंगी तो उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पुरानी लुक, उसका जो लुक है वो पुराना हो जाता है, ठीक है, और उस पे डेंट वगैरह भी आएंगे जब मैं उसे डेली यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू रेगुलर यूज। नाउ आ जाते हैं पैसेज ऑफ टाइम। अगर कोई मैंने असेट्स परचेज कर रखी है, भले मैं उसे बिजनेस में पुट नहीं करूं, लेकिन फिर भी कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं लाइक विंड होती है, एयर होती है, ह्यूमिडिटी होती है। तो इन नेचुरल फैक्टर्स की वजह से जो उसकी असेट्स की वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हुई है विथ पैसेज ऑफ टाइम इवन दे आर नॉट पुट इन द बिजनेस, चाहे वो बिजनेस में पुट हो या नहीं हो। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। बेटा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में 2 चीजें याद रखनी है, चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन द डिमांड। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक टेक्नोलॉजी। देखिए आप एग्जांपल ले लीजिए, लाइक पहले नोकिया के वो फोन बहुत चलते थे, ठीक है, और आज हम एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, आईफोन यूज कर रहे हैं। तो मीन्स टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से जो पुरानी वैल्यू थी, उसकी पुरानी जो असेट थी उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ गया। एंड दूसरा हो जाता है चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड आपको फैशन लाइक ये ड्रेसेज वगैरह का ले लीजिए, तो फैशन तुरंत चेंज होता है, तो भाई डिमांड भी चेंज हो सकती है। तो उसके वजह से जो चेंज आते हैं वो आपके उसकी वैल्यू वजह से जो वैल्यू में कमी आ रही है, वैल्यू लॉस हो रही है, वो आपका आ गया एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब आते हैं बेटा अगले पर। नेक्स्ट है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एनआईटी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसे एनआईटी बोलेंगे। तो बेटा एनआईटी क्या होता है? एनआईटी एक डिफरेंस होता है बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। तो ये एक डिफरेंस है किसके बीच में? इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू टैक्सेज व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, वही आपके कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। लाइक फॉर एग्जांपल जीएसटी। नाउ सब्सिडी क्या होती है? तो सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी होती है बेटा फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब फाइनेंशियल हेल्प बाय द गवर्नमेंट। तो जो फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट लाइक आपको सब्सिडी देती है जैसे सिलेंडर पर, एलपीजी सिलेंडर पर, तो जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प कर रही है वो आपका कौन सा हो गया? सब्सिडी। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को भी देती है, लाइक कि वो रूरल एरिया में अपनी फैक्ट्री को सेटअप करे, तो वहां पर गवर्नमेंट बहुत सारी छूटें प्रोवाइड करवाती है, लाइक आपको बिजली का बिल कम भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो कुछ छूटें होती हैं, जो फाइनेंशियल हेल्प होती है, उसे क्या कहते हैं? सब्सिडी। नाउ सब्सिडी एक ट्रांसफर पेमेंट है। अभी मैंने आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में कि ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं, फैक्टर पेमेंट क्या होते हैं। तो सब्सिडी के बदले हम उसे डायरेक्टली कुछ भी पेड नहीं कर रहे हैं, तो सब्सिडी एक ट्रांसफर पेमेंट होती है। और इंडिया में जो एलपीजी सिलेंडर जो बेचा जा रहा है वो सब्सिडी रेट पर सेल किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेबर, यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को रेंट दिया जाता है क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है, तो लैंड पे क्या दिया जा रहा है? रेंट। कैपिटल पर इंटरेस्ट, ठीक है। लैंड हो गया, लेबर हो गया, लेबर को सैलरी एंड वेजेज, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो बेटा इन चारों को हमने चारों चीजें दे दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को। तो जो हम इनकम पेड करते हैं दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। तो अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फॉर देयर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वही वो अपनी कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं कहाँ? प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो जो अमाउंट हम उन्हें पेड करते हैं यानी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वेजेज, रेंट, प्रॉफिट, उसे ही आपने क्या कह दिया? फैक्टर
कॉस्ट। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है क्वेश्चन में, तो आप क्या काम करेंगे, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, एनआईटी को आप यहां पर माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा मार्केट प्राइस जो होता है ना, मार्केट प्राइस में हमारे पास टैक्स इंक्लूड होता है। आप जानते हैं मार्केट प्राइस किसी सोप पर ले लीजिए 10 रुपीज पड़ी हुई है, तो उस पर 1 रुपए का अगर गवर्नमेंट का टैक्स है तो वो भी इंक्लूड है। और हमें क्या निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट, यानी जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर को दी गई है। तो वहां पर आप मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो आप फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्केट प्राइस। अभी मैंने बताया विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, जिस प्राइस पर आपका प्रोडक्ट मार्केट में सोल्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस, यानी एमआरपी भी कह सकते हैं। नाउ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, तो भाई मार्केट प्राइस अगर आपको निकालनी है फैक्टर कॉस्ट से, तो फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर को भाई प्रॉफिट तक दे चुके हैं हम यहाँ पर, उसमें आप टैक्स और इंक्लूड कर दीजिए, यानी एनआईटी इंक्लूड कर दीजिए, तो देन आप फाइंड कर लेंगे मार्केट प्राइस। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड NFIA। तो बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, देखो ये भी आपका डिफरेंस होता है बिटवीन द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं वो कहीं भाई कुछ दिन यहाँ पे अर्न, कुछ दिन हमारी कंट्री के अंदर अर्न कर रहे हैं, कुछ दिन वो फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, वहां पर अर्न करके लेकर आ रहे हैं। तो जो इनकम अर्न करके लाए वो एब्रॉड से, माइनस जो इनकम कुछ ऐसे ही इंडिया में लोग हैं जो दूसरी कंट्री के हैं, ठीक है, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो कुछ दिन के लिए आए और इनकम इंडिया से अर्न करके अपनी कंट्री में ले जाएंगे। तो इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस इनकम पे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हम इनकम पे कर रहे हैं उन लोगों को, वो आपका कौन सा हो गया, NFIA। NFIA जो इनकम फॉरेन कंट्री से आ रही है माइनस जो इनकम फॉरेन कंट्री में जा रही है। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए अगर आपको निकालना है NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अगर हमारे पास नेशनल इनकम गिवन है, सपोज कीजिए आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, तो डोमेस्टिक इनकम गिवन होगी जो हमारी इंडिया की टेरिटोरी के अंदर अंदर हुई थी, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर हुई थी। तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम गिवन है तो आप NFIA को प्लस कर देंगे, यानी जो फॉरेन कंट्री से आ रही है माइनस जो फॉरेन कंट्री को इनकम जा रही है। और अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम फाइंड करनी है और नेशनल इनकम गिवन है, तो डोमेस्टिक इनकम में आपको यहां से जो अब्रॉड से आने वाली इनकम है उसे माइनस कर देना है, यानी NFIA को माइनस कर देना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट सीखना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है तो NFIA प्लस, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पर आना है, अगर आपको डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है तो NFIA माइनस। देखिए अब इसके कुछ कंपोनेंट्स और गिवन है। नाउ कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं हम इसके, जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर NFIA के, तो NFIA के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉय, कॉम्पेंसेशन मतलब यहाँ पे वेजेज एंड सैलरी हो गई। तो जो हमारी इनकम रिसीव्ड हो रही है, इट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन द इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री या वर्कर जो हमारे दूसरी कंट्री से इनकम को लेकर आ रहे हैं, माइनस सिमिलर पेमेंट मेड टू द नॉन रेजिडेंट वर्कर, और जो हम पेमेंट नॉन रेजिडेंट वर्कर्स को पे कर रहे हैं उन दोनों के डिफरेंस को, यानी वेजेज एंड सैलरी। तो यहाँ पर उन दोनों के ही डिफरेंस को आपने क्या कह दिया, नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा इसका कंपोनेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको पता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी पे रेंट मिलेगा, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट मिलेगी। तो जो इनकम अब्रॉड से आ रही है और जो इनकम अब्रॉड में जा रही है टू अब्रॉड, तो उन दोनों के डिफरेंस को हमने क्या कह दिया, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द इनकम फ्रॉम property and entrepreneurship received by the resident of a country and similar payment made to the
नॉन रेजिडेंट, जो हमारी कंट्री के नॉन रेजिडेंट है, हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है, जो फॉरेन कंट्री में लेके जाने हैं हमारी कंट्री से इनकम को। एंड लास्ट वन, नेट रिटेन्ड अर्निंग। तो नेट रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? ये डिफरेंस है बिटवीन द रिटेन्ड अर्निंग ऑफ, जो रिटेन अर्निंग हमने रख रखी है, बिटवीन द रिटेन अर्निंग ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट लोकेटेड अब्रॉड एंड रिटेन अर्निंग ऑफ द नॉन रेजिडेंट कंपनी लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी। जो हमारी कंट्री के अंदर कुछ लाइक कंपनियां बनी हुई है, सपोज कीजिए लेज, ठीक है, तो लेज जो है वो हमारी कंपनी, हमारी कंट्री से इनकम को बाहर लेके जा रही है, तो वो हो गया नॉन रेजिडेंट कंपनी लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी। और जो कुछ कंपनियां हमारी जैसे टीसीएस के बहुत सारे एमएनसी है भाई, वो बहुत सारी कंपनी बहुत सारी कंट्रियों में अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है, तो वो जो टीसीएस अर्न कर रही है किसी अदर कंट्री से, तो वो आपका यहाँ पर रिटेन अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनी आ गया। सो इन दोनों के डिफरेंस को ही हमने क्या कह दिया? नेट रिटेन अर्निंग। तो यहाँ पर बेटा हमारा चैप्टर 2 पूरी तरह से फिनिश हो गया है। एंड आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ले लिए हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरीके की कोई भी, किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, फेस हो रही है, तो देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी कमेंट का आंसर दे पाऊं या आपके लिए कोई वीडियो बना पाऊं। आपको किसी और टॉपिक में भी प्रॉब्लम आ रही है एंड आपको लगता है कि वो टॉपिक हमें कम समझ में आ रहा है, तो देन आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी पूरी कोशिश करूंगी आपके लिए वीडियो को अपलोड करने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।